आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशंस टू अदर साइंसेस। सिलेबस के अंतर्गत आपके सोशल साइंसेस को दे रखा है, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वह अदर सोशल साइंसेस के साथ किस प्रकार से है। तो जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें अगर देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखिएगा जो बेस है वह ह्यूमन है। यानी ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स होंगे वह ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अलावा जितने भी टॉपिक आप सोशल साइंसेज में देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वह ह्यूमन होता है। ह्यूमन के अभाव के अंतर्गत हम किसी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। तो जहां कहीं पर भी मानव का अध्ययन किया जाता है, मीन्स वहां पर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। फिर भी हम कुछ टॉपिक्स को ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये रॉक्सबी नाम के जो विद्वान थे, इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस बताई हैं उन ब्रांचेस के अंतर्गत देखिएगा, जैसे कि पूरा का पूरा जो आज का स्टडी रहेगा उसके अंतर्गत हमें को रिलेट करना है। को रिलेट किसको करना है? हमें ह्यूमन ज्योग्राफी और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसका को रिलेशन करना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कंटेंट है या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी हम विषय वस्तु को पढ़ते हैं वह सभी विषय वस्तु दूसरे सोशल साइंसेज के अंतर्गत भी पढ़ाई जाती है। तो इसी कड़ी में सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो हम सामान्य रूप से कहेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या इसे हम इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी को अगर हटा दें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इकोनॉमी के अंतर्गत जो जो टॉपिक पढ़ते हैं उन टॉपिक का क्या है हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो यह एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानव की सभी आवश्यकताएं जो है वह आर्थिक क्रियाओं के बाद ही प्राप्त होती है। यानी हम अगर आर्थिक क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी। इसी कारण हम ये देखते हैं कि जो भी संसाधन या जो रिसोर्सेज हम काम में लेते हैं वह या उन संसाधनों का उपभोग कौन करता है, कहाँ करता है, क्या और कैसे करता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि हम देखें कि पृथ्वी पर रहने वाला जो मानव है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की करने के लिए कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे लकड़ी काटता है या मछलियां पकड़ता है या शिकार करता है या खेती करता है या फिर कोई उद्योग धंधे व्यापार नौकरी ये सब करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और इन सभी को करने के लिए वह किसी न किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम इकोनॉमिक के अंतर्गत करते हैं, और इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हम ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यानी बोथ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कंटेंट है वह सेम है। यानी दोनों के अंदर हम इकोनॉमी या ह्यूमन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है बोथ आर को रिलेटेड, यानी जो संबंधित है। फिर हम बढ़ते हैं ह्यूमन के अंतर्गत वह अपने इन्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इसी कारण से प्रभावित होते हैं, जैसे कि किस प्रकार से वहां के लोग
सभी जो है इनकी आर्थिक क्रियाओं पर अगर बात करें तो इन क्रियाओं पर भौगोलिक छाप देखने को। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वह है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल कह दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है या पॉलिटिकल साइंस है, वह पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन ज्योग्राफी है, दोनों किस प्रकार से रिलेटेड है। अगर आपने पढ़ा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मानव और राजनीतिक भूगोल का अगर संबंध को देखें तो दोनों के मिश्रण से एक भूगोल के अंतर्गत सब्जेक्ट बनता है जिसे कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स क्या देखता है कि किसी स्थान की सामरिक जो इम्पोर्टेंस है कि वह एक क्षेत्र सेना या फिर कब्जे की दृष्टि से या सेना को रखने की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे देश से वह कितनी दूरी पर है। जैसे कि बाड़मेर की जो इम्पोर्टेंस है वह बहुत ज्यादा है। उसके पीछे रीजन है कि बाड़मेर जो है वह पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित है। तो हम राजनीति यानी बाड़मेर को लेकर हमेशा राजनीति होती है क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो बाड़मेर है उसकी जो स्थिति है, वह लोकेशन है, वह ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो ज्योग्राफी जो होती है वह किसी क्षेत्र की किसी क्षेत्र की जो पॉलिटिकल की जो थ्योरीज है उसके अंतर्गत अपना रोल निभाती है। जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है यानी राजनीतिक दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। या यदि हम कह दें कि जम्मू कश्मीर को हम पाकिस्तान या उस पर चीन का अधिकार हो जाए तो वह आसानी से भारत पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए स्थान का जो विशेष है वह पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी होता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत भी होता है। इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम कंट्रीज है, जहां पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, या ओपेक कंट्रीज है, उस ओपेक कंट्रीज पर सभी व्यक्ति या सभी जो देश है अपना अधिकार चाहते हैं और उनके लिए एक विशिष्ट नीति को अपनाते हैं ताकि वो नाराज ना हो और वहां के जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका उपभोग करने के लिए उनको मिलता रहे। इसी प्रकार से स्वेज नहर का उदाहरण दिया जा सकता है कि स्वेज नहर जो है अगर बंद कर दी जाए तो विश्व की राजनीति के अंतर्गत भूचाल सा कह सकते हैं कि उत्पन्न हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो स्थिति है उस स्थिति का यूज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वह ज्योग्राफी का पार्ट है और इसको लेकर जो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वह क्रिएट होता है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वह कह सकते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन्हीं को लेकर राजनीति होती है और राजनीति इस स्थान के लिए होती है। फिर हम बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का अर्थ होता है कि हिस्ट्री और ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी दोनों विषय जो हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें कि किसी देश का इतिहास कैसे बना तो वह भूगोल के आधार पर ही बनता है। यानी एक जो बड़ा देश आज बसा हुआ है वह एक लंबे इतिहास के कारण उनकी भू रचना, प्राकृतिक विभाग, जलवायु विस्तार, ये सारे के सारे कह सकते हैं कि एक इतिहास के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें
तो हिस्ट्री के अंतर्गत जाए तो प्रशांत महासागर के द्वीपों में आपको भारतीय संस्कृति भी देखने को मिलेगी, बौद्ध संस्कृति का प्रसार भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हिमालय पर्वत के कारण जब प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो गया, यानी नेचुरल बैरियर के रूप में, वहां पर आर्य संस्कृति का जो प्रसार है वह नॉर्थ के अंतर्गत नहीं हो रखा। अगर हिमालय नहीं होता तो हो सकता था कि आर्य संस्कृति का जो प्रसार है वह उत्तर के अंतर्गत बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत देखिए, जैसे कि हरियाणा राज्य का जो विकास है वह भी कह सकते हैं कि जहां पर जिस प्रकार का रेतीला भाग था और सिंचाई के व्यापक वहां पर साधन नहीं थे, तो फिर भी इसको उपजाऊ बनाया जा सका, क्योंकि यहाँ पर जो नहरी प्रणाली है, नहरी प्रणाली के साथ इसको विकसित किया गया। तो इसी प्रकार से अगर हम इतिहास और संस्कृति के संबंधों को देखें तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर वनों को साफ करके, नदियों को बांधकर मनुष्य ने अपनी असभ्य और बर्बर सभ्यता से अपने आप को बाहर निकाला है। इसी प्रकार से जो जंगल में रहने वाला जो मानव था, आज 21वीं शताब्दी के अंतर्गत एक प्रगतिशील मानव के रूप में अपनी पहचान रखता है। तो इस प्रकार से जो भूगोल है वह इतिहास को बदलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जितने भी जो युद्ध लड़े गए हैं, चाहे खानवा का युद्ध हो, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वो पर्टिकुलर किसी एक रीजन के अंतर्गत रखा गया। तो युद्ध क्षेत्र जो है, जैसे कि हमने हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी के अंदर ही यह युद्ध क्यों लड़ा गया, तो उसके पीछे वहां का भूगोल है। यानी भूगोल जो है वहां का स्पेशल फीचर था कि वहां पर जो घाटी थी उसने ये तय किया कि हल्दी घाटी युद्ध जो होगा अकबर या अकबर के साथ जो भेजे गए दूतों के साथ, वह हल्दी घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत होगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इतिहास के अंतर्गत या इतिहास का जो अध्ययन है वह इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी किया जाता है, और इतिहास का जो अध्ययन है वह ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ इतिहास के साथ भी किया जाता है। नेक्स्ट हम मिलिट्री साइंस का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपके कोर्स में दे रखा है कि सामाजिक भूगोल के रूप में इसका अध्ययन करना है। अब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत या सामाजिक विषयों के साथ इसका संबंध अगर जोड़ा जाए तो हम इस प्रकार से दूसरे कह सकते हैं विषयों के साथ जोड़ सकते हैं। वैसे अगर दूसरे विषयों के साथ, जैसे कि हमने कहा सैन्य भूगोल, तो सैन्य भूगोल यानी मिलिट्री साइंस के अंतर्गत भी हम महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में इसको पढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो विषय हैं जो मानव भूगोल की शाखाएं हैं, यानी कहा जा सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इकोनॉमिक भी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सोशल साइंसेज को पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम यानी मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही संबंध, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो मानव शास्त्र कहलाता है, वहां पर भी हम विभिन्न जातियों, प्रजातियों और नस्लों के बारे में, यानी हम विभिन्न जो कास्ट है, विभिन्न रेसेज है और विभिन्न जो ब्रीड्स है, उन ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बोथ जो टॉपिक्स है वह एक दूसरे से कोरिलेट है। फिर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक के अंतर्गत हम जीविकोपार्जन करें, यानी हमारे लाइफ स्टाइल ऑफ लाइवलीहुड जो है, यानी हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, हम एग्रीकल्चर किस प्रकार से करते हैं, पशुपालन का कार्य हमारे यहाँ पर किस प्रकार से होता है। ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं, यानी यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं वह इकोनॉमिक के अंतर्गत भी पढ़े जाता है और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़े जाते हैं। तो दोनों विषय यानी इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या इंटर रिलेटेड है। फिर हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मानव वर्ग यानी हम किस प्रकार से विकसित हुए, कैसे हमने अपने राज्यों और देश का विस्तार किया, कैसे हम युगों युगों से हम एक प्राचीन पाषाण कालीन व्यवस्था से वर्तमान विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, ये हम इतिहास के अंदर भी पढ़ते हैं और हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी की बात करें तो विभिन्न जो प्राचीन भूदृश्य है उनका किस प्रकार से संरक्षण करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पोर्शन है और इस आर्कियोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। मिलिट्री साइंस की अगर बात करें तो मिलिट्री साइंस के अंतर्गत हम युद्ध नीति, यानी हम जो वॉर पॉलिसी बनाएंगे उस पर धरातल का क्या प्रभाव बनता है। धरातल का प्रभाव का अर्थ ये हो गया, जैसे कि अगर हमें
चाइना पर आक्रमण करना है तो हमें हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल की तरफ से होते हुए करना है, या फिर हिमालय को पार करके चाइना पर आक्रमण करना है, ये तय करता है हमारी युद्ध नीति। और इस युद्ध नीति को तय करने में इस भूगोल का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो मिलिट्री साइंस जो है वह भी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। भू राजनीति को हमने जियोपॉलिटिक्स का यानी राजनीति में स्थान का हमेशा से ही महत्व रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर को हम बफर स्टेट के रूप में देखते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का भी महत्व कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति के अंतर्गत जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीति। जैसे कि राजनीति के अंतर्गत हम मानव वर्गों और प्रदेशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र की किस प्रकार के संबंध है, यह हम ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों के अंतर्गत पढ़ते हैं। सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग विभाजन क्या होता है, गांव, परिवार, आपकी परंपराएं, ये सारी की सारी हम सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं अब विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले अलग अलग जनजातियों और प्रजातियों के वर्ग, उनके गांव, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी परंपराएं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैथ से इससे कोरिलेट करना है तो ज्योग्राफी के अंतर्गत देखिएगा हम किसी स्थान की ज्यामितीय स्थिति यानी उसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी पढ़ते हैं। जनसंख्या के जितने भी डेमोग्राफिक जो डेटा है उनको हम ज्योग्राफी के अंतर्गत भी देखते हैं और मैथमेटिक्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से स्टैटिक्स का है तो विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। फिर भौमिकी यानी जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी के अंतर्गत भी भूमि की आकृति, खनिज यानी मिनरल्स जितने भी है उन दोनों का हम दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम बात करें भौमिक हो गया है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 पर जलवायु विज्ञान। दोनों ही विषय के अंतर्गत हम जलवायु का भी अध्ययन करते हैं, रसायन का भी अध्ययन करते हैं, पादप पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करते हैं, प्राणी पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करते हैं, जल और समुद्र मंडल का भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कह सकते हैं कि जो विषय है इन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि को रिलेशन किया जा सकता है। अब वन बाय वन करके वापिस एक बार पुनः देख लेते हैं कि सोशल साइंसेज के साथ सब्जेक्ट किस प्रकार से उसका अध्ययन है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि मनुष्य जो है वह सीमित संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करता है, रिसोर्सेज को किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए उसका यूज करता है। अर्थशास्त्र से वह ये ज्ञान प्राप्त करता है कि मनुष्य को प्रकृति से कौन कौन से आर्थिक संसाधन मिले हैं और वे तत्व जो है भौगोलिक वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, मानव इन संसाधनों को कैसे प्राप्त करता है, कैसे भविष्य के लिए वह संरक्षित करता है, या फिर वह मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप है जैसे कि वह कृषि करता है या पशुपालन करता है या फिर वह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाता है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स इकोनॉमिक एंड जो ह्यूमन ज्योग्राफी है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा है राजनीति शास्त्र। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम राज्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, पंचायत से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के हम राजनीतिक कार्यों का अध्ययन करते हैं तथा राजनीतिक क्रियाकलापों पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो प्राकृतिक दशाएं, कुछ नैसर्गिक संसाधन है, मृदा की उर्वरता कितनी है, वहां पर जनसंख्या कितनी पाई जा रही है, जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, उसकी सागरीय स्थिति है या क्या है, इन सभी का जो प्रभाव है वह सरकारों के स्वरूप और पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध रहेंगे उन पर इसका प्रभाव राजनीतिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे ताकि विभिन्न प्रकार का सहयोग मिल जाए। तो इस प्रकार से राजनीति को तय करने में उनके बीच जो संबंध है वो तय करने में भूगोल का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर राइट रहेंगे और आपका
जो आवभगत है या फिर कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में आपको एक, अब समाजशास्त्र जो है वह कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी से किस प्रकार से रिलेट है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भूगोल का जो अस्तित्व है वह प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों से प्राप्त जो तथ्य है उनसे इस भूगोल का तथ्य स्थापित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र के क्षेत्र जो की बात करें तो समाजशास्त्र ने पिरामिड सदृश ढांचे पर अपना 3 मंजिला भवन खड़ा किया गया है। एक ऊपर एक बहुत बड़ा मुकुट पहना हुआ है। इस पहली मंजिल को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी अगर समाजशास्त्र की बात करें तो पारिस्थितिकी जो है वह एक समाज की पारिस्थिति एक मुकुट के समान है। यानी उसके अंतर्गत हम मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसकी दूसरी मंजिल को जनसांख्यिकी कहा जाता है। यानी अगर हम एक समाजशास्त्र को पढ़ना चाहे तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जनसंख्या, और जनसंख्या को हम दोनों ही टॉपिक्स यानी दोनों ही समाजशास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं। तीसरी जो मंजिल होती है वह प्राणी विज्ञान से संबंधित होती है, यानी बायोलॉजी से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि हम मानव और मानव के जो सामाजिक व्यवहार है या भौगोलिक वातावरण के साथ उसके किस प्रकार के संबंध है के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वह इतिहास के साथ है। अब इतिहास के साथ क्या संबंध है, तो इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समय पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है। यानी अलग अलग समय में कौन कौन सी मानवीय घटनाएं घटित होती हैं उसका हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। और अगर भूगोल की बात या मानव भूगोल की बात करें तो किसी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली जो घटनाओं हैं उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक विकास यानी पृथ्वी के धरातल पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन दोनों ही घटनाओं का अध्ययन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास है और जो भूगोल है वह एक दूसरे से संबंधित है। कॉल रिटर भी कहते हैं कि पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध से बंधे हुए हैं और बिना एक दूसरे को सही और सम्यक रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। अतः इतिहास और भूगोल दोनों ही अविभाज्य रहना चाहिए। द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेड स्टैंड इन क्लोज reciprocal relations in one cannot be truly presented in all the relationship without the other. Hence, history and geography must always remain inseparable. यानी दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। और लास्ट जो है मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है वह और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। दोनों ही विषयों की अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भी ह्यूमन की स्टडी की जाती है। यानी दोनों ही विषय के अंतर्गत हम मानव प्रजाति का उद्भव किस प्रकार से हुआ, मानव प्रजातियों का विकास, उसके उत्थान और उसके पतन की बात करते हैं। और प्रजाति एवं संस्कृति के आधार पर हम मानव समुदायों का वर्गीकरण करते हैं। हम भौतिक मानव और एक सांस्कृतिक मानव के रूप में उसे विभाजित करते हैं। भौतिक मानव के अंतर्गत हम मानव प्रजातियों, उनकी शारीरिक संरचना, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको हम डिफाइन करते हैं कि यह जो है ये नॉर्डिक है या फिर यह काकेसाइड है या फिर ये काकेसाइड के अलावा यह निग्रो है, ऑस्ट्रेलॉइड है। तो ये जो विभाजन किया जाता है भौतिक मानव यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम इसका डिस्कशन करते हैं। और जब हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम मनुष्य के विकास, उसके आचार विचार, उसने कौन कौन से उपकरण बनाए, कौन कौन सी कलाओं आर्ट्स का डेवलपमेंट किया, साइंस की दृष्टि से उन्होंने कौन कौन से डेवलपमेंट किए, वह किस प्रकार के वस्त्र पहनता है, भोजन किस प्रकार का करता है, उसके मकान, उनका रहन सहन का ढंग क्या है, धर्म, उपचार पद्धति, उनका सामाजिक संगठन, इन सभी का अध्ययन करता है। यानी दोनों ही विषय के अंतर्गत हम मानव को बड़ी डिटेल से पढ़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दोनों ही जो विषय हैं यानी मानव सभ्यता और संस्कृति दोनों ही विज्ञानों के अंतर्गत आपको कॉमनली देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो विषय हैं वह एक दूसरे से कनेक्टेड है या दोनों एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता या दोनों विषय को हम अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वह दूसरे सब्जेक्ट के साथ
एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है और इन दोनों विषय को हम अलग नहीं कर सकते।